फिर आपका स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां कल सीएम आवास पर लगेगा जनता दरबार। मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई कार्यक्रम फिर से शुरू होगा। 5 कालिदास मार्ग पर सुनी जाएंगी लोगों की समस्याएं। कल सुबह 9 बजे से मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई होगी। हर सोमवार को राज्य मंत्री अजीत पाल करेंगे सुनवाई। हर मंगलवार को राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख सुनवाई करेंगे। तो जनता दरबार की शुरुआत एक बार फिर से कल सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई होगी। जो फरियादी हैं वो अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री लिखित में उनकी समस्या देखते हैं और अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि फौरन इनकी समस्या को दूर किया जाए, फौरन इनकी समस्या का समाधान निकाला जाए। तो जनता दरबार एक बार फिर से इसकी शुरुआत चुनाव के पहले जनता दरबार लगाया गया था और फिर अब चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सरकार बना चुके हैं, तो योगी 2.0 की ये पहला जनता दरबार है। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, योगी 2.0 का ये पहला जनता दरबार है और इससे पहले चुनाव के पहले ही हमने देखा था कि आखिर कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो फरियादियों से जुड़ते थे। जो फरियादी है वो अपनी समस्या रखते थे लिखित में मुख्यमंत्री के सामने। एक बार फिर से शुरू हो रहा है ये जनता दरबार। दूसरी बार शपथ लेने के बाद पहली बार कल से जनता दरबार लगाएंगे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता को जनता दरबार से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि जनता दरबार में तमाम जो फरियादी आते थे उनकी समस्याओं का निस्तारण तुरंत होता था, उनकी मॉनिटरिंग होती थी। निश्चित तौर पर चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के दूर दराज इलाके हों चाहे पश्चिम के दूर दराज इलाके हों, समस्याएं जब जिले पर नहीं सुनी जाती हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी नहीं सुनते, निश्चित तौर पर फरियादी जो हैं वो लखनऊ का रुख करते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उम्मीद होती है। जनता दरबार लगता है 5KD पर, वहां पर पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर वहां पर अपनी सीधे समस्या जो है, जो सुनवाई नहीं हो रही, जो फरियादी होता है मुख्यमंत्री से कहता है, निश्चित तौर पर उसका असर भी दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने पिछली सरकार में भी कहा, स्पष्ट किया था कि जो भी फरियादी अगर लखनऊ आ रहा है और मेरे जनता दरबार में आ रहा है, अगर उसमें कोई भी समस्या उसको आई, उसकी सुनवाई नहीं हुई जिलों पर, तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई होगी उन पर, जिसका असर तमाम जिलों में दिखाई देता था। चाहे वो जमीन से जुड़े मामले थे, मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा जो शिकायतें जमीन से जुड़े मामलों की आ रही थी उसको लेकर के मुख्यमंत्री साहब ने निर्देश दिया था कि जिस जिले से जुड़ा हो संबंधित मामला, वहां के डीएम एसडीएम इसके जिम्मेदार होंगे। अगर लखनऊ तक का फरियादी को आना पड़ रहा, अगर वहां पर निस्तारण नहीं हो रहा, निश्चित तौर पर एक बार फिर मुख्यमंत्री फॉर्म में आ गए हैं और कल से जनता दरबार लगाएंगे। कल से जनता दरबार में तमाम उन फरियादियों की समस्याएं सुनेंगे जिनकी सुनवाई जिलों के एसडीएम, डीएम, थानेदार, एसपी नहीं करते हैं और उनको लखनऊ आना पाता है। निश्चित तौर पर इस बार सबसे अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने तमाम जो अधिकारी उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी कहा है कि आखिर जिले पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही और फरियादियों को लखनऊ आना पड़ा। उसी के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर आगे की रणनीति तैयार होगी। अधिकारियों को जिले में रहने का हक है या नहीं है, इन पर विचार होगा। जी, जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि सीधे जनता से जुड़ते हैं मुख्यमंत्री और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और फौरन इसका समाधान निकले, इसलिए अधिकारियों को निर्देश देते हैं। लेकिन इस बार जनता दरबार में जिम्मेदारी 2 अलग अलग नेताओं को भी दी गई है अश्विनी, कि वो भी सुने लोगों की समस्या और वो भी निर्देश जारी करें। बिल्कुल, इससे पहले भी देखा जाता था कि जनता दरबार जब लगता था तमाम मंत्री वहां मौजूद रहते थे, लेकिन इस बार अजीत पाल सिंह हैं जो राज्य मंत्री हैं, साथ ही बलदेव सिंह औलख, इन 2 मंत्रियों को जिम्मेदारी विशेष तौर पर दी गई है कि सोमवार को अजीत सिंह रहेंगे और मंगलवार को बलदेव सिंह औलख रहेंगे, जनमन सुनवाई करेंगे। निश्चित तौर पर क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और प्रतिदिन घंटों का समय मुख्यमंत्री अगर जनता दरबार देंगे तो तमाम काम प्रभावित होंगे। इसके लिए इस बार मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि पूरा फीडबैक लें, कौन अधिकारी बेहतर जिलों में काम कर रहा है, कौन बेहतर सुनवाई कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश भी दिए हैं कि अधिकारी जो हैं सुबह अपने समय से दफ्तर पहुंचे और सबसे पहले फरियाद लोगों की सुने, जो समस्याएं आ रही हैं लोगों की, जनता की, उनकी सुनवाई करें और उसका निस्तारण करें। लेकिन सबके बावजूद भी अधिकारी उत्तर प्रदेश के इतने सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, ना तो वो कुछ काम बेहतर कर पा रहे हैं, जिसको चलते कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को तमाम जिलों से लखनऊ की ओर रुख करना पड़ता है।
ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, जहां योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला, यूपी में सभी 7,442 मदरसों की जांच होगी। फर्जी मदरसों की शिकायत के बाद जांच का फैसला। आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले मदरसों की जांच होगी। अमरोहा, कुशीनगर में फर्जी मदरसे की शिकायत मिली थी। कई जगहों पर सिर्फ कागजों में चल रहे थे मदरसे, और अब इन मदरसों की जांच होगी। अश्विनी हमारे संवाददाता लगातार हमारे से जुड़े हैं। अश्विनी, जो फर्जी मदरसे हैं जिनकी जानकारी मिल रही थी, अब उसको लेकर जांच होगी कि वाकई में ये मदरसे ठीक से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, रजिस्टर्ड है, नहीं है, इन तमाम चीजों को लेकर जांच होगी। क्या जानकारी मिल रही है इस पर? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में तमाम बार शिकायतें मिलती रही हैं कि मदरसे जो हैं संचालित तो हो रहे हैं लेकिन जमीन पर संचालित नहीं हो रहे हैं, केवल सिर्फ कागजों में संचालित। तो इससे पहले भी देखा गया तमाम जिलों से ऐसी शिकायतें आई हैं कि जहां पर ना तो जमीन है मदरसे के पास, ना ही वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जहां पर पढ़ाई हो सके, जहां पर शिक्षा दे सके, लेकिन बाकायदा कागजों पर वो जो छात्रवृत्ति आती है, तमाम जो सुविधाएं सरकार की तरफ से आती हैं, वो उठाई जा रही है। निश्चित तौर पर शिकायत लगातार मिल रही थी। इसके बाद मदरसा बोर्ड ने निर्णय लिया कि अब जो लगभग 7,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के जो मदरसे हैं उनकी जांच होगी कि जमीन पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आधुनिकीकरण के लिए नए शिक्षकों की भर्ती की गई या होनी है, निश्चित तौर पर जहां गणित के तमाम अन्य शिक्षक हैं, उनको लेकर के भी तमाम जो मदरसे हैं सिर्फ कागजों पर भर्तियां कर रहे हैं, जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा। इसमें विशेष तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमरोहा हो गया, मुजफ्फरनगर के आसपास के क्षेत्रों के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर जांच होगी। साथ ही पूर्वांचल की बात करें, कुशीनगर ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं और अब जांच होने जा रही है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में देखा गया तमाम बार चाहे वो बोर्ड से जुड़े हुए कॉलेजेस हो कि जमीन पर तो काम नहीं करते लेकिन बोर्ड कागजों पर काम करते हैं, उसी तरीके से मदरसों का भी हाल है, जिसको लेकर के अब जांच के आदेश हो गए और जल्द ही जांच होगी कि कौन मदरसे जमीन पर हैं और कौन नहीं है। जी हालांकि देखिए, शिकायत क्योंकि बहुत आती है मदरसों को लेकर, और फिर कुछ समय पहले हमने देखा था कि कई सारे ऐसे मामले भी आए थे जहां पर बड़ी बड़ी गतिविधियों को अंजाम देने वाले अराजक तत्व मदरसे में जाकर बैठ जाते हैं छिपकर। तो ये पूरा जो इम्प्रेशन है मदरसे का खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसी चीजें ना पैदा हो, राज्य में ऐसी चीजें ना हो, देश में कहीं पर भी एक अच्छी जगह जहां पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं उस जगह का नाम ना खराब हो, इसीलिए अब इसमें जांच पड़ताल की जाएगी। बिल्कुल, बात करें अगर मदरसा अब धार्मिक सेंटर होता है जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन अब साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर तमाम अन्य विषयों की शिक्षा भी देगी, जिसमें गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है। निश्चित तौर पर जो वहां पर स्टूडेंट्स आते हैं, जो पढ़ने वाले छात्र आते हैं, उनको सर्वांगीण रूप से तैयार किया जाएगा कि वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी सब्जेक्ट में अव्वल आ सके, मेहनत करके किसी सब्जेक्ट को वो का ज्ञान ले सके। निश्चित तौर पर इसको लेकर शिक्षकों की भर्ती भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो सरकार की मंशा है, सरकार जिसके लिए पैसा आवंटित कर रही है, वो जमीन पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या जो मदरसे हैं वो सिर्फ कागजों पर संचालित तो नहीं हो रहे, क्योंकि सिंडिकेट है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम जो हो, माध्यमिक शिक्षा हो या फिर प्राइमरी शिक्षा, तमाम ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी मान्यताएं तो होती हैं लेकिन जमीन पर काम नहीं करते हैं। ऐसे तमाम जो सिंडिकेट्स चल रहे हैं मदरसों में भी चल रहे हैं, जो लोग जमीन पर काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कागजों पर उनका पैसा उठाया जा रहा है, बाकायदा उसका उनको जो तमाम छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। लेकिन सरकार की मंशा है कि जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं अब शिक्षा ग्रहण करें, साथ ही साथ जो अन्य शिक्षा है वो मदरसे में ही ग्रहण करें। जी बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो नोएडा में अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी है। अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया जा रहा है। ओएसडी प्रसून द्विवेदी और वर्क सर्कल 8 की टीम की कार्रवाई। सलारपुर में हनुमान मंदिर के सामने बुलडोजर चला है। तो ये देखिए, बुलडोजर चला है, अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया जा रहा है। प्रशासन का बुलडोजर अब दौड़ रहा है और एक के बाद एक हर उस अवैध निर्माण की इमारत को ध्वस्त किया जा रहा है जो गलत तरीके से बगैर किसी नक्शे के बनाया गया है, बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के, बगैर किसी परमिशन के बनाया गया है। तो अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया जा रहा है। ओएसडी प्रसून द्विवेदी और वर्क सर्कल 8 की टीम की कार्रवाई है। ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये सलारपुर में हनुमान मंदिर के सामने का इलाका है।
सामने की जगह है जहां पर बुलडोजर चला है। नोएडा में अवैध निर्माण पर कार्रवाई लगातार जारी है। नोएडा के कई सारी जगहों पर अभी तक बुलडोजर चल चुका है। अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण जो हो रहे हैं उस पर प्रशासन की नजर है, क्योंकि पहले ही ये कह दिया गया था कि बुलडोजर मरम्मत पर हैं, लेकिन जैसे ही एक्शन में आएंगे वैसे ही सारे अवैध निर्माण जो किए गए हैं उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। ललित पंडित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, क्या जानकारी मिल रही है? अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है, यानी कि प्रशासन का बुलडोजर अब चल नहीं दौड़ रहा है। जी बिल्कुल, लगातार नोएडा प्राधिकरण की जो लैंड विभाग की टीम है वो लगातार एक्शन में दिख रही है। जो अवैध निर्माण सलारपुर में हनुमान मंदिर के सामने किया गया था उस पर प्राधिकरण की लैंड विभाग की टीम के द्वारा बुलडोजर चलाया गया। जो अवैध निर्माण यहाँ पर लंबे समय से जिसकी शिकायत नोएडा प्राधिकरण को प्राप्त हुई थी, उसकी शिकायत जैसी ओएसडी बिट्सुन द्विवेदी वर्क सर्किल 8 की टीम को प्राप्त हुई, उस पर तुरंत ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर प्राधिकरण की टीम के द्वारा की गई है। लगातार जो नोएडा प्राधिकरण की लैंड विभाग की टीम है उसके द्वारा लगातार इस तरह की जो शिकायतें प्राप्त हो रही है उन पर बुलडोजर चलाते हुए कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए ललित। तो अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है, प्रशासन का बुलडोजर दौड़ा है और अवैध निर्माण पर लगाम लगाया जा रहा है। मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बैठक की। मत्स्य विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। मत्स्य विभाग की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। विभाग के 100 दिन के कामकाज पर रणनीति बनी है। बैठक में सांसद प्रवीण निषाद भी मौजूद रहे। तो मत्स्य विभाग की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई है। 100 दिन में क्या कामकाज किया जाना है, क्योंकि इसका रिपोर्ट लिया जाएगा और इसको ध्यान में रखते हुए रणनीति तैयार की गई है। बैठक में सांसद प्रवीण निषाद भी मौजूद रहे। तो मत्स्य विभाग, मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बैठक की और उन्होंने मत्स्य विभाग के अधिकारी इसमें मौजूद रहे, उनसे उन्होंने बातचीत की। संजय निषाद ने मत्स्य विभाग की योजनाओं को लेकर चर्चा भी हुई। तो मत्स्य विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, मत्स्य विभाग में जितने भी लोग हैं, उनसे बातचीत की गई है, क्योंकि 100 दिन का टारगेट दिया गया है और 100 दिन में जबरदस्त काम करना है, जिसका रिपोर्ट भी लिया जाएगा। इसलिए अभी से ही तमाम विभाग के जो मंत्री हैं वो अपने अपने काम में लग गए हैं। खबर रायबरेली से, जहां बाइक सवार बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, दूसरा फरार है। शातिर चेन स्नैचर है। घायल बदमाश एजाज घायल है। बदमाश सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ऊंचाहार कोतवाली के पूरे कुशल गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं बता दें कि एसडीएम की पिटाई से तहसील कर्मचारी की मौत हो गई है। आरोपी एसडीएम पर हत्या को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। मृतक सुनील शर्मा के बेटे की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में एसडीएम पर केस दर्ज किया गया है। अस्पताल में हुई सुनील शर्मा की मौत। 30 मार्च को नशे में पिटाई करने का सुनील ने लगाया था आरोप। प्रतापगढ़ में एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव की पिटाई से तहसील कर्मचारी की मौत हो गई है। मौत के बाद प्रशासनिक अफसरों के दबाव में 2 घंटे तक 6 डॉक्टरों ने बचाने का प्रयास किया, जिसका मीडिया कर्मियों को वीडियो बनाने एसडीएम सदर ने नहीं दिया इजाजत। नोकझोंक भी हो गई इस पूरे मामले में। मौत के बाद कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज की ओपीडी के बाहर जमकर हंगामा भी किया। तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां हंगामे के साथ साथ आप देखेंगे कि आखिर कैसे एसडीएम घबराए हुए हैं और जैसे ही उन्हें पता चला कि जो तहसील कर्मचारी है वो दम तोड़ रहे हैं, वो तुरंत पंप करने लगे। ये वीडियो देखिए। 30 तारीख को
घटना हुई थी मारपीट की, ऐसा बताया गया। और 31 तारीख को शाम को श्री सुनील शर्मा जी मेरे पास आए थे। उनका कहना था कि साहब हमारे साथ मारपीट किया है, मेरा मेडिकल करा दिया जाए। तो तुरंत उसने आदेश कर दिया मेडिकल कराने के लिए, उसका मेडिकल कराने भेजा गया और उसमें तुरंत जिलाधिकारी महोदय द्वारा जाँच संस्थित की गई, जिसमें CRO साहब को जाँच अधिकारी ने कल इनकी तबीयत दोपहर बाद खराब हुई तो उनको लालगंज CHC में वहाँ पर एडमिट कराया गया और रात भर उनका इलाज चला। और सुबह दोपहर के बाद वहाँ से इनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और यहाँ पे तबीयत खराब होने के आज अभी डॉक्टर्स ने इनको SDM लालगंज ने हमारे कर्मचारी साथी सुनील शर्मा को इतने डंडे से पिटाई करी कि उसकी डेथ हो गई। आज हम लोग उसको हॉस्पिटल में भी देखने आए थे। जिलाधिकारी से भी हमने बात किया, ADM साहब जो बैठे हैं इनसे भी मेरी बात हुई और प्रशासन 2-3 दिन तक एकदम ढीला पड़ा रहा, जिससे मेरे कर्मचारी साथी की मृत्यु हो गई। हमने कल मुख्य सचिव से, अपर मुख्य सचिव से ही मांग किया था कि इस SDM की तत्काल जो है सस्पेंड करके और हमारे कर्मचारी को न्याय दिलाया जाए। अब क्या मांग है मौत के बाद? मौत के बाद उसके विरुद्ध धारा 302 के अंतर्गत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए SDM लालगंज ज्ञानेंद्र विक्रम यादव सिंह के विरुद्ध। ये तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे पंप करते नजर आ रहे हैं SDM, क्योंकि वो डरे हुए हैं खुद और सहमे हुए हैं। उस वक्त जब दम तोड़ रहे थे तहसील कर्मचारी और किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहे थे, 6 डॉक्टरों की जो टीम है वो पहुंची अंदर और वो भी बचाना शुरू कर दी, लेकिन नहीं बच पाए तहसील कर्मचारी। तहसील कर्मचारी की मौत हो गई है। तो इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि पहले पिटाई की गई बुरी तरीके से तहसील कर्मचारी की और फिर उसके जान को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन बदकिस्मत ये कि जान नहीं बचाया जा सका तहसील कर्मचारी का। उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन यहाँ घबराए आरोपी SDM को देखिए, पूरी कोशिश करते नजर आ रही हैं। डॉक्टर्स एक तरफ हो गए और वो इनकी पीठ पंप करते नजर आए। अब परिजन गुस्से में है, परिजन नाराज हैं और मामला दर्ज कर दिया गया है SDM पर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। एंटी रोमियो की टीम ने जगह जगह पैदल मार्च निकाला। DCP एडिशनल DCP ACP बीटा 2 कोतवाली प्रभारी टीम के साथ पैदल मार्च किया गया है। तो ये तस्वीर आप देखिए जहां पैदल मार्च निकाला गया। रोमियो स्क्वाड एक्टिव है। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और एंटी रोमियो की टीम ने पैदल मार्च भी किया। ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने पैदल मार्च निकाला और ये संदेश देने की कोशिश की कि पुलिस एक्टिव है, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर पुलिस एक्टिव नजर आई। कानपुर के बिधनू ब्लॉक में एक भूमाफिया ने धोखे से अनपढ़ किसान की जमीन हड़प ली। भूमाफिया ने किसान की जमीन पर प्लॉटिंग करने के नाम पर एग्रीमेंट की जगह बेनामे पर ही साइन कर ली है। आरोप है कि भूमाफिया ने करोड़ों की जमीन महज 35 लाख रुपयों में हड़प ली। जब इस ठगी का किसान को पता चला तो उसने परिवार के साथ मिलकर रजिस्ट्रार ऑफिस और पुलिस कमिश्नर के पास बैनामा रद्द कराने की गुहार लगाई है। हमारे साथ नारायण बजूरिया हमारी खेती लिखाई। कैसे क्या हुआ पूरी बात बताइए। हम तो लेवा के एग्रीमेंट का हम बैनामा करा लिया। किससे आपकी बात हुई थी एग्रीमेंट की और कौन आपको ले गया यहाँ से? हम तो ले गए मुकेश और पुनीत ले गए थे। कौन है मुकेश पुनीत? मुकेश हैं मैं टीकापुर के और
पुनीत थे इनके। अच्छा, तो पुनीत ने क्या कहा था आपसे? कहना हम चाचा तुम्हारे जिम्मेदारी है पैसे की एक की। फिर क्या हुआ? फिर ये भाया कितने में आपकी बात तय हुई थी हमारी जमीन की सौदे की? 35 लाख की भी जमीन थी अच्छा, और हमको लेवा के गाड़ी में बैठा के गए थे, पापा लोग गए थे एग्रीमेंट करवाने, तो वहाँ पर वो रजिस्ट्री करवा ली। कितने की जमीन है आपकी? कितनी 2 जमीन? करोड़ 6.5 बीघा। अच्छा, किसने लिखवा ली जमीन आपकी? नारायण भदौरिया और आनंद। अच्छा, क्या पैसा दिया पापा को? 16 लाख रुपया। फिर क्या हुआ? आप लोगों ने कोई कार्रवाई की आगे? कार्रवाई की, आपत्ति लगवाई और पैसा वैसा का कहा तो धमकी दे रहे थे कि जान से मार देंगे ये है। झांसी के थाना कोतवाली क्षेत्र के पौष इलाके में खुल रही देसी शराब की दुकान का महिलाओं ने विरोध किया। दर्जनों महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने ज्ञापन के जरिए बताया कि उनकी कॉलोनी मंदिर से महज 50 मीटर की दूरी पर आबकारी विभाग की ओर से एक नई देसी शराब की दुकान संचालित कराई जा रही है, जिससे वहां शराबियों का जमावड़ा होने लगा है। महिलाओं और लड़कियों को अराजक परेशान करने लगे हैं। महिलाओं ने डीएम से देसी शराब की दुकान बंद करने की मांग की है। तो हम लोग जिलाधिकारी के पास अपने मोहल्ले में देसी शराब की जो दुकान खुली है उसके बारे में आए, क्योंकि हम लोगों की कॉलोनी एक बंद कॉलोनी है। उस कॉलोनी में कुछ अवैध लोगों ने कब्जा कर लिया और कब्जा के बाद उन्होंने हम लोगों को जैसे अभी ड्रग्स की सिगरेट बेचते थे और भी काम करवाते थे, गलत काम करवाते हैं। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन ये दारू का सवाल है। केशव यादव जो अवैध कब्जा किए हुए हैं उनके ऊपर कई केस है। हम लोगों कॉलोनी वालों ने कई केस है, वहीं के रहने वाले हैं। तो वही खबर प्रतापगढ़ से, जहां पटाखा कारोबारी के घर आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। पटाखा कारोबारी के घर टाइल्स लगाने का चल रहा था काम। टाइल्स मशीन की चिंगारी से घर में पटाखों में आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने मिलकर लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रयागराज अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों बाधित रहा आवागमन। कोहडौर थाना इलाके के स्थानीय बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं प्रतापगढ़ में। और स्थानीय बाजार की ये घटना है। देखिए, ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं, क्योंकि अचानक से पटाखों की इस फैक्ट्री में पटाखा कारोबारी के घर ये आग लगी है और जबरदस्त आग लगी है। जौनपुर में प्रेमी जोड़े ने अपने परिवार वालों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। प्रेमी युगल ने समाज के खिलाफ जाकर घर से भागकर लव मैरिज की थी, जिसके बाद से दोनों के ही परिवार वाले उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं और बार बार जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। प्रेमिका ने वीडियो में आरोप लगाया है कि उसके परिवार वाले उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और उसे और उसके पति को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। इनको भी बहुत पीटा उन्होंने वहाँ पे। मैं सौरभ सिंह से शादी की हूँ, कोर्ट मैरिज की हूँ। ये एप्लीकेशन मेरे घर वाले मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरी बहन एकता यादव है और मेरे भाई का नाम आशीष यादव है। वो दोनों मिलके मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। एक बहन है मेरी जया यादव, वो कांस्टेबल है फतेहपुर में। उन्होंने मुझे बुलाया था फतेहपुर में, वहाँ पर मेरे साथ बंदी बना के मुझे बहुत पीटे। मेरे पति को भी, सौरभ सिंह को भी बहुत पीटा उन्होंने वहाँ पे बुला के। ये कैसे यूपी में कई बिल्डर्स के दिवालिया होने के मामले को लेकर यूपी सरकार गंभीर हो गई है। दिवालियापन का नाटक करने वाले बिल्डरों के खिलाफ योगी सरकार एक्शन की तैयारी कर रही है। खबर है कि बिल्डरों के दिवालिया होने से फ्लैट खरीदारों के सामने पैदा हुई परेशानियों के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो पता लगाएगी कि बिल्डर सच में दिवालिया हुआ या खरीदारों को धोखा दे रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ की इन बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर यकीनन आप भी सोचते होंगे कि काश मैं इस आलीशान बिल्डिंग में रह पाता। लेकिन आंखों को चौंधिया देने वाले इन इमारतों में रहना इतना आसान नहीं है। आप जिंदगी भर की कमाई भी लगा दें, फिर भी ये सुनिश्चित नहीं है कि आप यहाँ अपना आशियाना बना पाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन महानगरों में कई ऐसे नामचीन बिल्डर हैं जो दिवालियापन का नाटक कर फ्लैट खरीदारों की गाड़ी कमाई दबा गए।
लेकिन अब योगी सरकार ने ऐसे बिल्डरों की मनमानी पर नकेल कसने की ठानी है। खबर है कि लखनऊ में आला अफसरों के साथ बैठक के दौरान सूबे के मुखिया ने तय किया है कि यूपी में ऐसे बिल्डर्स की कुंडली योगी सरकार खंगालेगी। बिल्डरों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा। बिल्डरों के दिवालिया होने का पता सरकार करेगी। बिल्डरों की मॉनिटरिंग के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित होगी। दिवालियापन का नाटक करने वाले बिल्डरों पर एक्शन होगा। दरअसल गाड़ी कमाई देने के बाद भी लोगों को फ्लैट नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में फ्लैट बायर्स के हितों की रक्षा के लिए योगी सरकार गंभीर है। माना जा रहा है कि जो बायर्स हित हैं, जो अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई लेते हैं, जो अपने सपनों का आशियाना बनाते हैं, पर कहीं ना कहीं इन जो बड़े जो बिल्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं उस पर हावी हो जाते हैं और उनके सपनों को रौंद के अपने महल बनाते हैं और बाद में अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। पर अब योगी सरकार जो आई है दोबारा, वो अब की बार दृढ़ संकल्पित है। उसने प्रण किया है कि बायर्स हितों की अनदेखी नहीं होगी और ऐसे जो बिल्डर्स हैं, जो अवैध बिल्डिंग बनाते हैं, जो अपने आप को दिवालिया घोषित करते हैं, उन पे सख्त कार्रवाई करी जाएगी। यूपी में दिवालिया बिल्डरों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। सुपरटेक, यूनिटेक, आम्रपाली समेत कई नामचीन बिल्डर दिवालिया हो चुके हैं। सूबे में एक के बाद एक इन बड़े बिल्डरों के दिवालिया होने से फ्लैट खरीदारों का आशियाना पाने का सपना तो अधर में लटका ही है, साथ ही उनके खून पसीने की कमाई भी फंसी है। ऐसे में योगी सरकार ने दिवालिया बिल्डरों का सच जानने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। बिल्डर्स की मनमानी पर लगाम कसने और खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए योगी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, इससे बायर्स को उम्मीद जगी है कि उनकी गाड़ी कमाई डूबेगी नहीं। साथ ही जो बिल्डर दिवालियापन का नाटक कर रहे हैं, उन पर भी सीधा एक्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।